हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी ये जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था रेजोनेंस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो आपका रेजोनेंस टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम फिर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। जिस तरह हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसी तरह हम रेजोनेंस की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को ये समझ आ सके कि रेजोनेंस कहाँ काम आता है। ठीक है, इसलिए हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, वरना कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल। इन सबकी स्टेबिलिटी में रेजोनेंस किस तरह काम आता है उसको हम जरा देखते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या रेजोनेंस की किसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि CS ट्रिगर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ हम देखें तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? अगर आप एक देखोगे एक नजर से तो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो आप कह दोगे क्या रेजोनेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दे देगा? ये नहीं देगा। ठीक है, ऐसे नहीं देता है ये, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा। हम एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे इफेक्ट आपने पढ़े तो उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, इसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभावी होता है, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावी होता है। ठीक है, तो इनकी जब भी आपको तुलना करनी हो तो जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ रेजोनेंस है या इंडक्टिव है, जबकि यहाँ कुछ नहीं है। प्लस आई इफेक्ट है, वो भी क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। रेजोनेंस भी क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लो, हमने फ्री रेडिकल का उदाहरण लिया है। देखो यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड दोनों कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस संपन्न होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ के पाई बॉन्ड और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा। साथ में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। साथ में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी संपन्न हो रहा है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ आर इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखो जो रेजोनेंस है वो क्या करता है, रेजोनेंस में भी जो प्लस आर होता है, प्लस आर हमने देखा था, प्लस आर और माइनस आर, जो प्लस आर होता है वह कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आर दोनों की स्टेबिलिटी को घटाता है। जिस तरह हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी प्लस आई प्रभाव से बढ़ती है और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई प्रभाव से बढ़ती है। सेम रिलेशन ही यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो जहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस माना कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस आई भी है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ आपको 5 मैग्नेटिक स्ट्रक्चर मिलती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। हम इसकी बात करें, यहाँ देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस में 2 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब रेजोनेंस की कोई भी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर संपन्न नहीं हो रही, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। ठीक है, समझ में एक बार हम और भी उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे देखिए, आपके पास में ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है,
यहाँ देखो, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है उससे जुड़ा हुआ CH3। CH3 का क्या होता है, माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई प्रभाव कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कार्बन पर और ज्यादा धनात्मक आवेश आ जाएगा और इसके स्थायित्व को कम कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसे डायरेक्ट 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, तो ये लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज वाला जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है, तो यहाँ रेजोनेंस संपन्न हो रहा है। तो कहाँ पर आपके पास में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और माइनस आई स्टेबिलिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट उदाहरण देखो, यहाँ जुड़ा हुआ है OCH2, इसका क्या होता है, +R और -I। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर आपके पास में -R और -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो, यहाँ +R है जो कि क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जबकि जो -R है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। तो इस तरह, जिस तरह हमने कार्बोकेटाइन के लिए देखा, तो हो सकता है कि अगर मैं इसी को कार्ब एनाइन के लिए बना दूं, अगर यही मैं कार्ब एनाइन के लिए बना देती हूं तो फिर क्या होगा। तो देखो, कार्ब एनाइन के लिए -IR प्रभाव और -I प्रभाव स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस है जो कि स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से प्रभावित होती है। तो हमें दिया हुआ है एक एसिटिक एसिड और एक दिया हुआ है हमें अल्कोहल, और इनकी एसिडिटी हमसे पूछी है। तो हम इसके लिए पहले वही H+ रिमूव करेंगे और बनने वाला जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी को हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आयन प्राप्त होंगे। हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, जबकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो एसिटिक आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए एसिटिक अम्ल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम। तो एसिटिक अम्ल इससे ज्यादा एसिडिक होगा। ये लिया हमने फिनॉल और एक हमने लिया कीटोन। अगर हम इनकी दोनों की एसिडिटी को देखें तो वही H+ रिमूव करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये फिनोक्साइड आयन, जबकि यहाँ H+ रिमूव करने के बाद में हमारे पास में ये एनाइन मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज और जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ रेजोनेंस संपन्न हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस संपन्न नहीं हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इसकी तुलना में ज्यादा एसिड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखो आप, कुल मिलाकर जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है तो उसमें जो बनने वाला एनाइन होता है उसकी एसिडिटी, उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका यौगिक उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए जैसे हमने लिया ये
फॉर्मिक एसिड और एक लिया है ये परफॉर्मिक एसिड। दोनों की अगर एसिडिटी को देखें तो वही हमें इसमें से H+ रिमूव करके एनाइन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी को हमें कंसीडर करना है। तो देखिए ये बनेगा, तो यहां पर तो देखो ये पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर तो क्या होगा, रेजोनेंस संपन्न होगा, जबकि वहां रेजोनेंस संपन्न नहीं होगा। इसलिए परफॉर्मिक एसिड की तुलना में फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक, और उदाहरण हम लेते हैं। देखो ये OCS से जुड़ा हुआ है, इसका होता है +R और -R। क्लोरीन का क्या होता है, -I और +R। COOH का क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका क्या होता है -R और -I। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से H+ रिमूव करने के बाद यहाँ एसिटेटाइट बनेगा। ठीक, तो देखो जो +R है वो तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा, और जो -I है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर +R क्या होता है, ज्यादा होता है, यहाँ -I ज्यादा होता है, और यहाँ पर -R ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या देख रहा है, रेजोनेंस को देखना है। यहाँ रेजोनेंस क्या है, +R, यहाँ भी क्या है, +R है, जबकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब +R प्रभावी नहीं है। ठीक है, यहाँ +R तो है, लेकिन उसी के साथ क्या है, -I है, जबकि यहाँ इंडक्टिव भी नहीं है, R भी नहीं है, और -I इसका क्या होता है, ज्यादा होता है हेलोजन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट की रेजोनेंस के द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो वही जो बेसिडिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ होगी, वो किसकी होगी, जो आसानी से लॉन पेयर दे दे वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, जो लॉन पेयर नहीं दे पाएगा वो कम बेसिक होगा। जैसे हमने ये मेथिलेनिन, और अगर हम यहाँ दे दे एसिटामाइड, दोनों में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को दान कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ CH3 का +I इफेक्ट लगेगा, उसके कारण वो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको और बढ़ा देगा, जिससे नाइट्रोजन इजीली लॉन पेयर डोनेट कर देगा। लेकिन यहाँ का जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो देने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो इसकी क्षारीय सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों की अगर क्षारीय सामर्थ्य पूछी जाए तो किसकी ज्यादा होगी, मेथिलेनिन की ज्यादा होगी, क्योंकि क्षार वही है जो कि लॉन पेयर इजीली दे दे, और यहाँ देने के लिए दे नहीं, तो कैसे शो होगी बेसिसिटी। हम और भी उदाहरण के द्वारा बेसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जैसे देखो
का जो लॉन पेयर है वो तीनों में ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो समय समान है, ठीक। लेकिन और कौन सा इफेक्ट है जो कि उसको भी और प्रभावी हो रहा है? तो देखो यहाँ Na2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। Na2 का माइनस साइन लगता है और माइनस साइन लगता है। इसी तरह ये मेटा पोजीशन पर है तो क्या यहाँ माइनस आर लगेगा? नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? माइनस है। और यहाँ क्या लगेगा? माइनस आर और माइनस आर। अब देखो हमें जो बेसिसिटी है वो अगर माइनस आर या माइनस साइन ज्यादा होगा तो क्या वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको और कम करेगा। तो हम पढ़ चुके हैं वैसे इंडक्टिव इफेक्ट में कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई की, इसी तरह यहाँ प्रोपोर्शनल होती है प्लस आर की, जबकि माइनस आर और माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यहाँ पर माइनस आई और माइनस आर दोनों हैं, तो अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे पहले सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये रीजन। यहाँ कोई भी ऐसा समूह नहीं जुड़ा हुआ है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यहाँ भी माइनस आर है, यहाँ भी माइनस आर है, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या है? माइनस है। इसलिए नेक्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा? आप देखो माइनस आर यहाँ भी है, माइनस आर यहाँ भी है। माइनस आर तो दोनों जगह समान है, लेकिन माइनस आई कहाँ ज्यादा होगा? ये इसकी ज्यादा निकट है जबकि ये दूर है, और दूरी के बढ़ने के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है, घटता है सॉरी। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा, तो ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो इससे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला होगा। लास्ट क्या होगा? समझ में आई? तो हमें सबसे पहले देखना है कि ग्रुप में कौन कौन सा क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उस प्रभाव को एक एक करके कंसिडर करना है, कौन सा ज्यादा लग रहा है, कौन सा कम लग रहा है, ये प्रभाव किस तरह से जो हम गुण पढ़ रहे हैं उसको प्रभावित करता है। ये सारे निकालते हुए हम इस तरह आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई, हमें पता है कि एकल बंध की जो बंध लंबाई है वो ज्यादा होती है, फिर द्विबंध की बंध लंबाई होती है, फिर त्रिबंध की बंध लंबाई होती है, ठीक है। तो देखो बंध लंबाई कैसे प्रभावित करती है। ये L1 है और ये L2 है, दोनों को आपको पूछा जाता है। तो देखिए इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? द्विबंध बनेगा। तो यहाँ पर तो द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे, इसलिए बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जबकि यहाँ सिर्फ सिंगल बंध है, तो बंध लंबाई की बात करें तो L1 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल बंध है जबकि यहाँ द्विबंध के लक्षण आने के कारण बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे देखिए की बात करें तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस है। ये लॉन पेयर है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ भी क्या है कि द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे रेजोनेंस के कारण। इसलिए बंध लंबाई की बात करें तो वही L1 इज ग्रेटर देन L2। तो इस तरह से रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को, कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी को और बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है, ठीक है। ये रेजोनेंस कंप्लीट होता है। Thank you.